देखिए 11 सितंबर 2001 को जब यूएस के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा हमला हो रहा था, तो सेम टाइम पे जो ओसामा था जिसने ये हमला करवाया था, वो अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड में एक पहाड़ी एरिया है वहाँ पे था। और यूएस के अंदर जैसे ही ये हमला हुआ, तो हमला होने के सेम डे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी जैसे CIA, FBI और NSA, ये बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे हमले की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती हैं। सबसे पहला काम इन्होंने किया कि फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हुए थे, उनके पासपोर्ट्स और वीज़ा के जो रिकॉर्ड थे, उनको निकाल के चेक करना स्टार्ट किया। और ऐसे करके छोटी से छोटी डिटेल्स उन्होंने पता की और फिर उनमें से 19 लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनको लगा कि यही हाईजैकर्स हो सकते हैं। अब ये हमला हो चुका था, जो भी प्लेन था उसके अंदर जितने भी लोग थे, सारा सामान, हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुका था। और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक एक करके डिटेल्स पता करनी थी। ये जो 19 सस्पेक्टेड हाईजैकर्स थे जिनके नाम सामने आए थे, उनमें से जो मोहम्मद अटा नाम का हाईजैकर था, उसका बैग, ये एक कोइंसिडेंस था, उसका बैग गलती से कनेक्टिंग फ्लाइट में डिले की वजह से बोस्टन लोगन एयरपोर्ट पर ही छूट गया था। अब इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए CIA की टीम इस बैग को लोकेट करके वहां पहुंच जाती है और उसको खोलती है। और लकली इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस बैग के अंदर जो डिटेल्स वो ढूंढ रहे थे, वो सारी की सारी डिटेल्स एक ही जगह पर मिल गई थी। इस बैग के अंदर अलकायदा के जो इंस्ट्रक्शन थे, ट्रेनिंग प्लानिंग मैनुअल्स, हर एक चीज़, यहाँ तक कि मोहम्मद अटा की जो उसकी वसीयतनामा थी, वो इसके अंदर मिल गई थी। और इन्हीं सारी डिटेल्स से ये कंफर्म हुआ कि इसके पीछे अलकायदा के ओसामा का भी हाथ है। और इसके बाद ये लोग रुकते नहीं हैं। ये जो 19 हाईजैकर्स थे, ये यूएस में जब से आए थे, उनकी पुरानी कॉल्स, ईमेल्स, बैंक के ट्रांजैक्शन, ये भी ट्रैक करना स्टार्ट किए। और यही सारी चीज़ें ट्रैक करते करते इनको ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो सारा अटैक है, ये अलकायदा ने ही करवाया है। और इन हाईजैकर्स के पास जो फंडिंग आ रही थी यूएस के अंदर, वो अलकायदा के थ्रू ही आ रही थी, जो दुबई के थ्रू वायर ट्रांसफ़र हो रही थी। और ये जितने भी हाईजैकर्स थे, इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में ट्रेनिंग की। अब ये ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हो गया कि ये अलकायदा का काम है, लेकिन ये जो अलकायदा नाम है, ये यूएस के लिए नया नहीं था। CIA की टीम ने अगस्त 2001 में ही, यानी कि हमले के 1 महीने पहले ही, ये वार्निंग दी थी कि अलकायदा ऐसा कुछ करने वाला है। पास्ट में भी अलकायदा ने यूएस की एम्बेसी वगैरह पे बहुत बार हमले किए थे। और यूएस जो है वो अफगानिस्तान से अलकायदा और ओसामा की डिमांड पहले भी करता रहा है। और यूएस के पास ऑलरेडी अलकायदा का जो नेटवर्क था, ओसामा की डिटेल्स वो ऑलरेडी थी। इसके बाद पूरे यूएस में बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस चीज़ को लेकर। अब ये सारी चीज़ें जब पता चलती हैं, तो इसके बाद 20 सितंबर 2001 को प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश एक जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में जाके स्पीच देते हैं, जिसमें वो पूरी दुनिया के सामने अफगानिस्तान से कहते हैं कि बिना किसी शर्त के पहले तो ओसामा को हमको दो, दूसरा अफगानिस्तान के अंदर ये जो अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं उसको तुरंत बंद करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो यूएस मिलिट्री एक्शन करेगा। अब आपको लग रहा होगा अफगानिस्तान दे ही देगा ओसामा को, वो इतनी बड़ी सुपर पावर से क्यों पंगा लेगा। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही थी वो भी नॉर्मल नहीं थी। अफगानिस्तान में 1992 से सिविल वॉर चल रही थी, जिससे जो अफगानिस्तान का 90% एरिया था वो तालिबान के कब्जे में था, और 10% एरिया पर नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा था। और तालिबान ऑलरेडी जो लड़ाई लड़ रहा था अफगानिस्तान के अंदर, उसमें ओसामा ने तालिबान की बहुत मदद की थी। फंडिंग से लेके तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने तक तालिबान की ओसामा ने बहुत मदद की थी। और आइडियोलॉजिकली भी तालिबान और अलकायदा अलाइंड थे। तो ऐसे ही ओसामा को उठा के यूएस को दे देना तालिबान के लिए आसान नहीं था। तालिबान की खुद की सिचुएशन भी खराब हो सकती थी। तो जैसे ही यूएसए ने डिमांड रखी, तालिबान ने नेक्स्ट डे यानी कि 21 सितंबर 2001 को ये कहा कि आप ये जो कह रहे हैं इसके प्रूफ दो कि जो हमला है वो ओसामा ने कराया है, उसके बाद हम सोचते हैं इसके बारे में।
और इसके साथ में तालिबान ने यह भी कहा कि ओसामा जो है वो हमारा मेहमान है, तो हम ऐसे ही अपने मेहमान को आपको उठा के नहीं दे सकते हैं, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। देखिए यूएसए जो था वो उस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और तालिबान ने जैसे ही ओसामा को देने से मना किया तो उसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही यूएसए ने सारी प्रिपरेशन की और ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम स्टार्ट कर दिया, जिससे यूएसए ने अफगानिस्तान में जो तालिबान का दुश्मन था नॉर्दर्न अलायंस, उसके साथ मिलकर तालिबान के जितने भी ठिकाने थे अफगानिस्तान के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया और ओसामा को ढूंढना स्टार्ट किया। इससे बड़े से बड़े लीडर जो तालिबान के थे उनको एक एक करके मारना स्टार्ट किया और अफगानिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस जो यूएस की मदद कर रही थी उससे यूएस को बहुत फायदा हुआ लोकेशन वगैरह फाइंड आउट करने में और उनको मारने में। अब यूएस जो था वो तालिबान को डे बाय डे हराता जा रहा था और अफगानिस्तान के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहा था। अब यहाँ से ओसामा की सिचुएशन भी खराब हो रही थी, ओसामा के लिए भी छिपना मुश्किल होता जा रहा था। तो ओसामा ने क्या किया, ओसामा ने अपने बॉडीगार्ड को लिया, अफगानिस्तान में ये यहाँ पे टोरा बोरा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे आ गया वो। पाकिस्तान का बॉर्डर भी इसके पास में ही लगता है, यहाँ पे एकदम से पहाड़ी एरिया है, तो ओसामा यहाँ पे आके बैठ गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद ओसामा और उसके जितने भी लड़ाके थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेथड का यूज़ करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। बस कहीं पे जब ज़रूरत पड़ती थी तो एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते थे और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज़ नहीं होता था तो यूएस की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ थी वो सारे मेथड उनके फेल होते जा रहे थे। अब इसके बाद कई दिन तक यूएस ढूंढता है और 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे यूएस के पता चल जाता है कि ओसामा जो है वो टोरा बोरा में है। पहली चीज़ तो ये हुई कि ओसामा ने जो अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के मेंबर्स पकड़े थे उनमें से एक ने बताया कि उसने ओसामा को लास्ट जो देखा था वो टोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा था। अब इस एक क्लू के बेसिस पे टोरा बोरा पे जाकर यूएस अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि जो टोरा बोरा का इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। और उस दूसरी चीज़ ये हुई कि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक स्पेसिफिक टीम थी जो अलकायदा के अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल्स जो होते थे उनके थ्रू जो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे उनको बैठकर सुनती थी। तो उस कम्युनिकेशन के अंदर उन्होंने टोरा बोरा का नाम सुना और इसके साथ साथ यूएस की एक टीम थी जो अलकायदा के कम्युनिकेशन के तरीके पे स्टडी कर रही थी। उन्होंने बताया कि अलकायदा के मेंबर्स पहाड़ियों में आपस में कम्युनिकेट करते थे तो उसमें क्या करते थे कि मिरर के रिफ्लेक्शन से कोड में बात करते थे। इस तरीके से टोरा बोरा की पहाड़ियों में ये रिफ्लेक्शन डेली दिखते थे और फिर एक दिन गलती से ओसामा ने अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल से कहीं पे बात करी तो ओसामा की वॉइस भी पकड़ी गई। उसमें एक्चुअली एक जलाल नाम का आदमी था जो 7 साल से ओसामा की वॉइस पे स्टडी कर रहा था। तो उसने आवाज़ सुन के कन्फर्मेशन दिया कि ये ओसामा का ही स्पीच पैटर्न और अरबिक डायलैक्ट है। अब जैसे ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं तो इसके नेक्स्ट डे सारा इंटेल यूएस के वर्जीनिया जहाँ CIA का हेडक्वार्टर है वहाँ पे भेजा जाता है। उन्होंने सारी इंटेलिजेंस डेटा को कलेक्ट किया और उसको एक इलेक्ट्रॉनिक बैटल फील्ड मैप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि उन्होंने जितने भी इंटेलिजेंस का डाटा था उसको ऑब्जर्व करके एक मैप बना दिया उसका और फिर उसी मैप का यूज़ करके यूएस की सीक्रेट डेल्टा फोर्स जिसको मेजर डेल्टन फरी लीड कर रहे थे उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को अपने साथ लिया। 70 सोल्जर्स और CIA की टीम अपने साथ रखी और टोरा बोरा की तरफ ओसामा को पकड़ने के लिए पहुंच गए। अब जैसे ही यूएस की डेल्टा फोर्स टोरा बोरा की पहाड़ी पर पहुंचती है तो 3 दिसंबर 2001 से 7 दिसंबर 2001 तक यूएस की डेल्टा फोर्स ने टोरा बोरा पे नॉन स्टॉप 4 दिन तक 7 लाख पाउंड बॉम्ब गिराए। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि ओसामा आखिर है कहाँ पे। अब ये जो ओसामा को समझ में आ गया था कि वो यहाँ पे फंस जाएगा और यूएस की डेल्टा फोर्स जो है उसको पता है कि ओसामा यहीं पे है
तो ये वापस ऐसे ही नहीं जाएंगे। तो ओसामा ने एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू अफगान के नॉर्दर्न अलायंस जो टोरा बोरा में यूएस के साथ आई हुई थी, उसके साथ एक अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल के थ्रू बात स्टार्ट करी। उसने कहा कि वो सरेंडर करने को रेडी है, लेकिन वो और उसके साथी नीचे आकर सरेंडर तभी कर पाएंगे जब आप लोग बॉम्ब गिराना बंद करोगे। तो कहने का मतलब था कि इस कन्वर्सेशन में ओसामा एक दिन की सीज फायर की डिमांड कर रहा था। अब सीआईए की टीम को यकीन तो नहीं था कि वो और सिक्योरिटी चाहते थे कि सच में ओसामा ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। तो वो ओसामा और उसके साथियों की जो रेडियो सिग्नल के थ्रू कन्वर्सेशन होती थी उसको और ज़्यादा सुन रहे थे, और ओसामा को ये पता था कि ओसामा अपने लड़ाकू से जो बात कर रहा है रेडियो सिग्नल के थ्रू, यूएस उसको सुन रही है। तो उसने उस रेडियो कन्वर्सेशन पे जितनी भी बात करी सब इस तरीके से करी कि सीआईए की टीम को कंफर्मेशन मिल जाए कि ओसामा सच में सरेंडर करने वाला है। और फिर सीआईए वाले ओसामा के झांसे में आ जाते हैं और 11 दिसंबर को नॉर्दर्न अलायंस से कहते हैं कि ओसामा से बात करके डील डन कर दो। और अगले दिन यानी कि 12 दिसंबर को ओसामा जो था उसको सरेंडर करना था, लेकिन उसने जितने टाइम में बॉम्बिंग रुकी उतने टाइम में अपना एस्केप रूट तैयार किया और अपने बॉडीगार्ड को लेके पाकिस्तान की तरफ घोड़े और खच्चरों पर भाग गया। और फिर इसके बाद अचानक से ओसामा की जो फैमिली थी अफगानिस्तान के अंदर वो भी गायब हो जाती है। अब वो कहाँ गए ये किसी को नहीं पता था। ये एक बहुत बड़ा मौका था यूएस के हाथ से जो निकल चुका था। अब इसके बाद ओसामा तो यूएस के हाथ से निकल गया था, लेकिन सेम वीक में यानी कि 19 दिसंबर 2001 को सीआईए का एक अफगान इन्फॉर्मर था मुख्तार, उसके पास से एक इंटेल आती है कि ओसामा की जो फैमिली है वो पाकिस्तान पहुंच गई है। तो इससे आइडिया लगाया गया कि अगर उसकी फैमिली पाकिस्तान पहुंच गई है तो ओसामा भी पाकिस्तान में ही कहीं होगा। और फिर यूएस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में ओसामा को ढूंढना चालू किया, और एक्चुअल में ये इनपुट सही भी था। ओसामा पाकिस्तान का फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया FATA जो था वहाँ पे चला गया था। पाकिस्तान के इस एरिया में ओसामा इसलिए गया था क्योंकि 2018 से पहले ये एरिया पाकिस्तान का एक स्पेशल सेमी ऑटोनॉमस रीजन था। यहाँ पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम जो लीगल सिस्टम था उसकी बजाय ट्राइबल गवर्नेंस मॉडल चलता था, और यहाँ पे तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तानी हक्कानी नेटवर्क और लश्कर-ए-जंगवी LEJ जो था इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिन्होंने ओसामा को यहाँ पे रखा। और इस एरिया में पहुँचने के बाद ओसामा ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी थी। बाहर की दुनिया से किसी भी तरीके का कांटेक्ट जो था वो कट कर दिया था। यहाँ तक कि पहले जो अलकायदा के मेंबर्स और गार्ड्स थे उनसे जो बात करता था, उनसे जो कम्युनिकेट करता था, उसको भी उसने कट कर दिया था। किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि जो अलकायदा के मेंबर्स थे उनको भी नहीं पता था ओसामा और उसकी फैमिली कहाँ पे है। ओसामा और उसकी फैमिली जो थी वो छुप कर रहते थे, और बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए डेली नीड और सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक का काम संभालने के लिए इब्राहिम अल कुवैती था। ये अलकायदा का बहुत ट्रस्टेड था, तो वही करता था। और रेडियो, सैटेलाइट, फोन, इंटरनेट हर चीज़ से दूर ओसामा कम्युनिकेशन करने के लिए डेली लेटर लिखता था जो अलकायदा के पास आते थे, और उसमें जो अपने एक कोड नाम अजमराय से साइन करता था। और इब्राहिम ओसामा का एज अ कोरियर काम करता था, और जो मैसेज थे वो आगे जाके अलकायदा के जो अलग अलग नेटवर्क वहां तक पहुंच जाता था, और वहां से डिसाइड होता था कि अलकायदा को आगे क्या करना है। इस पूरे कम्युनिकेशन की चेन में इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी यूज नहीं होता था। बस एक एक्सेप्शन किया था इन्होंने, अगर कुछ अर्जेंट होता था तो उसके लिए इब्राहिम जीमेल लॉगिन करता था, ड्राफ्ट में एक मैसेज लिख देता था, और अलकायदा के मेंबर्स जो थे उनके पास भी सेम जीमेल का पासवर्ड होता था। वो लॉगिन करके सेम ड्राफ्ट को खोल के पढ़ लेते थे, लेकिन एक दूसरे को सेंड नहीं करते थे।